नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आज हम IUCN को पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने UNEP को पढ़ा था। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के प्रश्न होते हैं इस प्रकार से कि मैम अब कब लेकर आएंगे अब टॉपिक, नया टॉपिक को। तो देखिए, एक संडे को आपको मनीष सर पढ़ाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, और एक संडे को मैं पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल इस संडे मेरे लिए है, तो मैं यहाँ पर आपको IUCN पढ़ाने वाली हूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या अलग है। पिछली बार हमने जैसे कि टॉपिक को देखा था, फिर प्रश्न को भी देखा था, इसी तरह से इस बार भी हम टॉपिक के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आइए देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तभी हम आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो देखिए, IUCN के जो क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करता है। किसकी बात करता है? नेचर की बात करता है। ये तो रही एक बात। नेचर बहुत बड़ा एक व्यापक शब्द है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आपके जैव विविधता की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें पेड़ पौधे हो गया, वनस्पतियाँ हो गए, जीव जंतु हो गए, प्रकृति जिसमें सब कुछ समाया हुआ है मनुष्य के साथ साथ। तो यहाँ पर ये किसकी कंजर्वेशन की बात कर रहा है? नेचर की कंजर्वेशन की बात कर रहा है। आगे समझेंगे धीरे धीरे इसको। इसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे देखिए, इसके नाम में आपको क्या दिख रहा है? IUCN। तो ठीक है, तो बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये UN का एक अंग है, जबकि ये पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, ये UN का एक अंग नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ के क्या करते हैं बच्चे, अच्छा यहाँ पर U है, यहाँ पे N है, तो पक्का ये UN का अंग है। तो ये UN का अंग नहीं, बल्कि एक NGO है। तो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करता है, NGO है। आइए समझते हैं आगे की कहानी को। यहाँ पर देखिए, सरकार और नागरिक दोनों से मिलकर ये जो है संघ बना है। मतलब जो अन्य देशों की जो सरकारें होती हैं, अलग अलग देशों की, वो इसे फंडिंग करती हैं ताकि जैव विविधता के संरक्षण में ये अपने इनपुट्स दे सके। उनकी जो देखेंगे, जैसे कि जो वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं, जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, या प्रकृति का कह सके तो संरक्षण दे सके, उसके लिए इसको फंडिंग की जाती है। तो आप और हम जैसे आम लोगों के द्वारा ही इसको NGO के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1948 में हुई थी। ठीक है, जब हमारा देश भारत जब स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, उस वक्त में किसी दूसरे दूर पर, सुदूर हम कह सकते हैं कि वहां पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ इस तरह की तैयारियां चल रही थी। तो देखिए, यहाँ पर 1948 में ये शुरू हुआ था। कुछ इस तरह से कहानियां बनाकर और चीज़ों को लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और अगर अन्य नामों की बात करें तो इसको हम देखेंगे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? IUCN की बात कर रही हूँ, है ना। तो अगर एग्जाम में इस तरह का शब्द भी अगर आपको मिलता है तो घबराना नहीं है, ये IUCN का ही दूसरा नाम कह सकते हैं। मुख्यालय इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अपने मैप में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि मैपिंग के साथ जब भी मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्लासेस में, तो मैप यानी कि एटलस अपना ज़रूर रखिए, क्योंकि उससे साथ आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर इसके ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। आइए अब समझते हैं क्या है कि ये जो IUCN है, तो इसमें क्या होता है कि एक रेड डाटा जो है बुक ये जारी करता है, जिसमें हर चौथे साल में, यानी कि 1963 से 1948 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1963 से ये एक रेड डाटा बुक जारी करता है, जो कि हर चौथे वर्ष जारी होती है। उसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया कि उसमें जो जीव जंतु विलुप्त प्राय हो चुके हैं, जो पौधे, जो पेड़, जो कह सकते हैं कि जो लुप्त प्राय हो चुके, जो संकटग्रस्त हैं, उनकी एक लिस्ट जारी करता है, ताकि उनको जो पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है जिनकी प्रजाति, उनको और संरक्षण दे सके और उनके लिए और काम कर सके। तो ऐसी एक लिस्ट जारी करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, IUCN संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक दर्जा है। ध्यान से, शब्दों का बहुत महत्व होता है, तो शब्दों में अगर आपने गड़बड़ाहट की तो गलती हो सकती है। ये जो है आपका ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन IUCN जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, IUCN जो है वो UN का अंग नहीं है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर से कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि आप और हम पार्लियामेंट में गए, ठीक है, हम साधारण लोग हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, तो क्या हमें उसके सेशन में वहां पर बोलने का या फिर अपना मत व्यक्त करने का, अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा या वोट करने का अधिकार होगा? नहीं। वहां सिर्फ हम गैलरी में बैठकर ऊपर सारे नज़ारे देख सकते हैं कि क्या प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर सिर्फ IUCN को UN में सिर्फ ऑब्जर्व का स्टेटस प्राप्त है, ना कि किसी मत व्यक्त करने का या फिर वोटिंग करने का, कुछ भी ऐसा उसको
हक वहां पर अधिकार नहीं है। तो ये पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने यहीं पर खेल खेला है जो 2015 में प्रश्न पूछा गया था। घबराइए नहीं, अभी डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है। देखिए अब ये पर्यावरण और जैव विविधता अलग अलग तो है नहीं। पर्यावरण में देखेंगे आप जीवित और निर्जीव वस्तुएं सभी कुछ इसके अंतर्गत समाहित है। बात करें जैव विविधता की, तो ये जो शब्द बहुत छोटा है ना, एक्चुअल में ये बहुत व्यापक है। इसमें देखेंगे जैव विविधता का जो एक तरह से संरक्षण वो कितना जरूरी है। हम मनुष्य पूरी तरह से, अगर हमारा लाइफ का सर्कल देखा जाए तो पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारा आवास हो गया, हमारा रहन सहन हो गया, हमारा भोजन हो गया, ठीक है, हमारी औषधियाँ हो गया, या फिर हम जो भी नई खोज करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, या पूरी तरह से कृषि करते हैं, वो सब कुछ हमारा देखेंगे तो जैव विविधता पर ही पूरी तरह से कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देता है ये, क्योंकि प्रकृति के संरक्षण की भी ये बात करता है ना। पर्यावरण क्या है, उसी की बात कर रहे हैं। IUCN प्रकृति संरक्षण अभी मैंने बताया, और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से वस्तुओं का इस्तेमाल हो कि बहुत ज्यादा दोहन ना हो जाए किसी चीज का। तो सतत जो है विकास के साथ साथ ये बात करते हैं कि भाई देखिए डेवलपमेंट तो जरूरी है। देखिए मनुष्य है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट की आड़ में प्रकृति का क्षरण तो नहीं हो रहा है, प्रकृति को कोई हास तो नहीं पहुंच रहा है। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ कह रहे हैं IUCN द्वारा जो प्रकाशित रेड डाटा बुक्स है उसमें विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची को अंकित किया जाता है। जो विलुप्त प्राय हो गए हैं या संकटग्रस्त हैं, जिनको लग रहा है भविष्य में आने वाले मतलब निकट संकट में उनके गायब होने की संभावनाएं हो सकती, तो उनके बारे में एक लिस्ट जारी करता है यहाँ पर। कौन से किस बुक के अंतर्गत? रेड डाटा बुक्स। तो रेड डाटा बुक्स कौन जारी करता है? IUCN। IUCN क्या है? UN का अंग नहीं है, NGO है, जिसे आप और हम जैसे लोगों ने ही बनाया था स्टार्टिंग में। इसके बाद बात करते हैं विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध रेड डाटा बुक में होती है। एज इट इज सेम है, समझ आ गया यहाँ पर हर चीज को। कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए एक दो चीजें और यहाँ पर, जैसे हम आगे देखते हैं इसमें स्लाइड में क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अब क्या है, एक चीज समझिएगा यहाँ पर। ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, अदरवाइज बच्चे कहेंगे मैम कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, IUCN द्वारा निर्धारित 9 श्रेणियां इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज, देखिए विलुप्ति की बात कर रहे हैं, मैं वापस आती हूँ। देखिए विलुप्ति मतलब गायब होने की बात कर रहे हैं। अब कोई जो जीव जंतु है या पौधा है वो गायब है, ये कौन निर्धारित करेगा, या इसकी क्या डेफिनेशन होगी, क्या पैमाना होगा कि भाई ये जो जीव है, ये जो ये पौधा है, ये गायब हो गया। किस आधार पे हम ऐसे कहेंगे ये विलुप्त हो गया, अब दिखता नहीं है, अब अस्तित्व में नहीं है, ये अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है, कैसे हम पता करेंगे? इसकी एक डेफिनेशन है ना। तो ये डेफिनेशन IUCN के द्वारा दी गई थी कि कोई जीव या फिर पौधा, इस तरह की चीज कह सकते हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 50 वर्षों से दिखाई नहीं दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि वो विलुप्त जो है प्रजाति है, या फिर कह सकते हैं कि विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्त प्रजाति उसको कहा जाता है। तो एक डेफिनेशन है ये, ठीक है, IUCN के द्वारा दी गई है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो सही डेफिनेशन पता होगी तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब सारा खेल समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या चीज है, ये डिस्प्ले आप अपने सामने ही देख रहे हैं, इसमें 9 श्रेणियां बताई गई हैं। अब देखिए कुछ जीव ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके होंगे, कुछ जीव ऐसे होंगे जो अभी बस बहुत ही नियर बाई हो सकता है कि उनके समाप्ति की ओर संकेत दे रहे हों, है ना। तो वो सब चीज़ों को उन्होंने 9 जो कह सकते हैं कि इसे डिवीजन में इसको बांटा है, और इसमें बताया है हर श्रेणी के शब्द यहाँ पर दिए गए। आपने सुना होगा पेपर में कि वो विलुप्त हो गए हैं, वो संकटग्रस्त हैं, सारा शब्दों का खेल है। शब्दों से अगर नजर हटेगी तो प्रश्न का उत्तर सही नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं कि इन शब्दों के मायने क्या है, क्योंकि शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पर मजाक की बात है। देखिए विलुप्त की बात कर रही हूं मैं, तो विलुप्त मतलब वो प्रजाति जो पूरी तरह से अब गायब हो चुकी है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ना उसके प्राकृतिक आवास में, ना ही कृत्रिम रूप से कोई आवास बनाया उसमें भी। तो पूरी तरह से जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है। तो इस तरह से शब्द का इस्तेमाल करके करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते होंगे तो करंट में बताते होंगे कि ये प्रजाति अब संकटग्रस्त है, विलुप्त प्राय है, या अति संकट, ऐसे करके। तो वहां पर ध्यान रखना होगा, इन शब्दों का एक्चुअल में सही जो इस्तेमाल है वो वहां पर देखने को मिलेगा।
वन से विलुप्त, तो वन से विलुप्त में मतलब जो उनका प्राकृतिक आवास है, जो प्रजातियों की जनसंख्या है वो अपने प्राकृतिक आवास, जो उनका प्राकृतिक आवास है वहां से अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अति संकटग्रस्त, मतलब नियर बाय आप देखेंगे कि संकट होने की मतलब कि वो विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, तो ऐसी प्रजातियों को अति संकटग्रस्त जो है प्रजातियों की जनसंख्या को कहा जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 10 वर्षों से लगभग 90% से ज्यादा इसमें कमी देखने को मिली है उस प्रजाति की जनसंख्या में। ठीक है, इसके बाद संकटग्रस्त, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है कि इंग्लिश में वर्ड्स याद रहते हैं, हिंदी में बहुत बार होता है कि हम मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो संकटग्रस्त की जो इंडेंजर्ड की बात कर रहा है, तो इसमें भी क्या होता है कि वो प्रजातियां जो अपने 10 वर्षों से आप देखेंगे कि 70% से भी ज्यादा कमी उनकी प्राकृतिक आवास में है, वैसे भी उनकी प्रजाति में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है संवेदनशील, वर्नरेबल, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बाकी सब में बताया, तो इसमें भी क्या होता है जो प्रजातियों की जनसंख्या होती है इसमें भी 10 वर्षों से उनको जो है 50% या फिर 40% से भी ज्यादा कमी उसमें देखने को मिलती है उनकी जनसंख्या में, यानी कि प्रजातियां धीरे धीरे तेजी से विलुप्त हो रही हैं। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें समझाया गया है। संकट के नजदीक, समझ आ रहा है भाई, नियर बाई फ्यूचर में हो सकता है प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, या उस पर कोई संकट मंडरा रहा हो, उसका इतना ज्यादा शिकार हो रहा हो, या उसकी तस्करी हो रही है, कुछ अवैध उसको शिकार किया जा रहा हो, तो इस वजह से कहते हैं कि उसको भाई बचाना है, क्योंकि ये संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सूची को भी ये जारी करता है ना, रेड लिस्ट को जारी करता है रेड डाटा बुक में। संकट बहुत कम है, मतलब संकट है लेकिन अभी प्रजाति इस कंडीशन पे नहीं पहुंची कि विलुप्त हो जाए एक समय के बाद। ठीक है, संकट बहुत कम है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर ये सब चीजें दी गई हैं जो IUCN की ये जो 9 श्रेणियां इस तरह से निर्धारित करता है कि किसमें क्या है, कौन सी प्रजाति किसके अंतर्गत आती है, इत्यादि चीजों को यहाँ पर समझाया गया है। शब्द समझ आ गए आपको? आगे बढ़े अब हम। आइए देखिए, यहाँ पर एक चीज और देखिए, IUCN जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है। तो IUCN जो है वो सिर्फ ना केवल प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण की बात करता है, बल्कि यहाँ पर और भी 4 क्षेत्र हैं जिस पर ध्यान देता है। देखिए, नाम से ही कितना स्पष्ट हो रहा है, नेचर की बात कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य ही नहीं है, बहुत कुछ है। प्रकृति एक व्यापक शब्द है, तो एक मतलब इसका डेप्थ में जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो यही चीज यहाँ कह रहे हैं। तो जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 क्षेत्रों पे काम करता है। अब बात आती है जैव विविधता के संरक्षण की, इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं तो अगर ह्रास के कारण देखें हम तो कितने सारे हैं, जिसमें से हम खुद एक जिम्मेदार है इस चीज के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वनों का अत्यधिक दोहन हो गया। ठीक है, आप देखेंगे कि अपने आवासों को बनाने के लिए हम जंगलों को कितना ज्यादा काटते हैं, जो बाहर से विदेशी जो प्रजातियां हैं उनका संक्रमण, जो आक्रमण है जो यहाँ पर जो देशी प्रजातियां उन पर। ठीक है, इसके बाद वनों का ज्यादातर दोहन हो गया, कृषि के लिए हम कितना ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है, हम सब जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग स्टार्टिंग में बताया। तो ये कई सारे कारण हैं जो जैव विविधता के ह्रास का कारण बने हुए हैं, तो इनके संरक्षण के लिए काम करता है IUCN। तो वही कह रहा है कि इसके संरक्षण के अलावा वो और किन किन एरियाज पर ध्यान देता है, क्योंकि भाई ये NGO है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभी देशों के सहयोग के साथ ये यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, इसके बाद आपका सस्टेनेबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ये काम करते हैं। इसके बाद ये लाइवलीहुड यहाँ पर यानी कि आजीविका पर, विश्व के सभी जितने भी मनुष्य हैं तो कोशिश रहती है कि उनको कैसे विकास के साथ साथ उनका एक जीवन, एक उच्च स्तर का जीवन उनको दिया जा सके, एक स्वस्थ जीवन उनको दिया जा सके। इसके बाद हरित अर्थव्यवस्था पर भी, इन क्षेत्रों पर भी ये काम करते हैं। यहाँ से पूछे गए हैं प्रश्न, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है कि भाई IUCN जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए काम करते हैं एक्सेट्रा। 4-5 पॉइंट्स आपको दे देंगे हेर फेर करके, तो आपको ध्यान रखना है कि वो 4 अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें याद रखनी है, जिस चीज पे मैं बोल रही हूँ फोकस ज्यादा देना है। अब यहाँ आ जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा जरा। पढ़ लिया कि IUCN ने क्या किया क्या नहीं किया, अब ये रेड लिस्ट जो जारी करते हैं, रेड डाटा बुक जो जारी करते हैं, उसके लाभ क्या है समझ लिया। करते हैं इन चीजों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। लाभ की अगर हम बात करें, ये डायग्राम अगर चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ और स्क्रीनशॉट लेके इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, अभी मैंने बोला जैव विविधता का किस प्रकार से ह्रास हो रहा है, तो उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस देना कि भैया इस तरह से चीजों का
मिसयूज मत करिए, इतना ज़्यादा दोहन मत करिए। इसीलिए सतत विकास को बढ़ावा दिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि आज जो वस्तुओं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी भी हमारा उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इस चीज़ों के बारे में मैंने यूएनएपी में भी आपको अच्छे से समझाया था। तो कह रहे हैं कि जैव विविधता के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। सोचिए आज के समय में जहाँ पर हम सोशल मीडिया ओरिएंटेड लोग हैं, वहाँ पर भी हमें इन चीज़ों के लिए जागरूक करना पड़ रहा है, तो अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह बन जाता है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आ जाता है स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन देना। स्पष्ट है, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान और उनका अभिलेख करना, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या संकटग्रस्त हैं या जिन पर संकट मंडरा रहा है इस तरह का, तो उनका जो है एक लिस्ट जारी करना। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस है, उसका एक इंस्क्रिप्शंस देता है, ठीक है, उनकी पहचान करता है, कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है उसको ध्यान देना, जो चीजें अभी स्टार्टिंग में हमने देखी हैं। जैव विविधता की ह्रास की लिखित सूची का निर्माण करना, कई सारी चीजें बताइए क्या क्या कारण है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि IUCN जो रेड लिस्ट के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, आइए अब आते हैं थोड़े से और इंटरेस्टिंग पार्ट पे। हालांकि सब कुछ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला, इस पे जोर दिया, एक्चुअली टॉपिक समझने से सिर्फ प्रश्न समझ कर ले हम, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही करने वाले हैं, ठीक है। जरा कमर कस लीजिएगा, क्योंकि जो भारी भरकम प्रश्न दिख रहा है ना, पक्का इसमें तो हम लोग गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन मजा आएगा इस प्रश्न को जब आप देखेंगे, तो आप कहेंगे अरे ये था। आइए चलिए, सस्पेंस मैंने अभी खोल दिया है फिलहाल। यहाँ पर प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंग्लिश में पढ़िए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मजेदार बात, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करिए इसको अभी। एक्चुअल में IUCN का जो फुल फॉर्म है वो क्या है बच्चों, ठीक है, अभी हमने बात किया था IUCN का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन IUCN का फुल फॉर्म एक्चुअल में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यूपीएससी ने नया शब्द कर दिया, देखिए जरा, यूपीएससी ने क्या बोल दिया, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की भी बात कर दी है। तो अपने आप में एक नया शब्द है, इसको नोट करिए, क्योंकि इसके आधार पर भी पूछ सकते हैं आपसे अगली बार प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज और वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है। बेसिकली IUCN के बारे में ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, जिसने ध्यान दिया होगा वो समझ गया होगा, जिसने लेक्चर पूरा देखा होगा, IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और 60 सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। अब मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है तो ध्यान दीजिएगा फिर से। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और 60 सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार है। चलिए होगा भाई, हमने अगर ध्यान से सुना है तो हम सही कर पाएंगे। दूसरा कह रहे हैं ये प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उन राज्यों में वैध रूप से आबद्ध कर है और जो इसमें शामिल हुए, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ऑप्शंस दिए गए, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके हमें उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ये तो रही बात पूरे प्रश्न की। अब यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीजें आप लिंक कर पा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान देंगे बच्चों, यही ध्यान देना है, कभी भी यूपीएससी एग्जाम जब लेती है ना, और जब इतने बड़े क्वेश्चन दे तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि वहां पर वो खेल खेल लेती है 1-2 शब्दों के साथ, तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। तो पहली बात अभी बताया, IUCN जो का अंग है ही, IUCN जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो यहाँ से तो पहला वाला पॉइंट तो भाई पूरी तरह से गलत हो गया। आइए देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो किस किस में दिया गया। जैसे ऑप्शन ए, इसमें केवल एक है, सीधे निकाल दीजिए इसको। नहीं भी टॉपिक्स, नहीं भी आपको स्टेटमेंट्स पता है, डजंट मैटर, आपको बस ये पता है भाई इसका नहीं, पहले ये ढूंढने का प्रयास करिए, एलिमिनेशन मेथड भी सीखिए, ठीक है। इसके बाद सी में दे रहा है पहला और तीसरा, भाई पहला इसमें भी दिया है, ये भी नहीं हो सकता। डी इसमें भी दिया है पहला, ये भी नहीं हो सकता। आंसर अपने आप निकल आएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स केवल 2 और 3। तो इस तरह से एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, घबरा दे अपने आप में किसी को भी, है ना। तो डरना नहीं है हमें यूपीएससी के जाल में इस तरह से फंसना नहीं है। आइए चलिए दूसरा हम देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ दैट मीन्स IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। तो रेड डाटा बुक में क्या क्या सूचियां सम्मिलित की जाती है, यहाँ पर ये जो प्रश्न मैं लेकर आती हूँ, यहाँ पर बस मेरा मकसद इतना होता है कि आप समझ सके प्रश्न की प्रकृति कैसी है, ठीक है।
नेचर व्यक्ति का हो या प्रश्न का सही से समझ आएगा, तभी आगे चीजें सही रह पाएंगी। आइए देखिए यहाँ पर पहला जो कथन कह रहा है, जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची इसमें शामिल होती है। दूसरा कह रहे हैं संकटग्रस्त पौधों, आप लोगों को दिख रहा है ना, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची जारी करता है इसमें रेड डाटा बुक्स में। विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए संरक्षित स्थलों की सूची है। अब सही उत्तर चुनना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1। तो अब यहाँ पर हमें समझना है, जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हॉटस्पॉट्स में विद्यमान, पहले देखिए बच्चों यहाँ पर हॉटस्पॉट समझ लेते हैं क्या होते हैं। ये जो शब्द है हॉटस्पॉट्स क्या है एक्चुअल में, कि किसी देखेंगे कि जैव विविधता के क्षेत्र में जहाँ पर किसी एक प्रजाति की, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रजातियों की जो है अधिकता पाई जाती है, माफी चाहती हूँ, कोई एक प्रजाति नहीं, कई सारी प्रजातियों की अधिकता किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इसमें हॉटस्पॉट्स में जो विद्यमान स्थानिक पौधे हैं, स्थानिक जाति पशु जातियां हैं, उनकी बात कर रहा है। तो क्या ऐसा है कि पर्टिकुलर एरिया की बात करता है IUCN में, कुछ ऐसे संकटग्रस्त प्रजातियां या फिर पौधों की बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि पहला किस किस में आ रहा है, ए को निकाल दिया हमने। चलिए अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची, ठीक है, पशु जातियों की सूची। तो ये तो पता है संकटग्रस्त जो पौधे हैं, पशु जातियां, उनकी सूची तैयार करता है, ये पूरी तरह से सही है। विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए संरक्षित स्थलों की सूची, तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों की जो संरक्षण के लिए संरक्षित स्थलों की जो सूची है वो यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है। घबराइए नहीं, इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखना होगा कि ये पूरी तरह से कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही हो जाता है, केवल 2। ये जब हम यूनेस्को पढ़ेंगे तब आप शायद और कनेक्ट कर पाएंगे इसको, तो उसके द्वारा ये जो लिस्ट है वो जारी की जाती है, ना कि IUCN के द्वारा। स्पष्ट है, आगे बढ़ना है। IUCN की संकटग्रस्त श्रेणियों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पूरी तरह से इसको स्पष्ट करता है, व्याख्यायित करता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है इसको। तो जाति के अंतिम सदस्य की समाप्ति यानी कि मृत्यु पर जब कोई शंका ना रहे तो इसे वन्य रूप में विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब दूसरा, जाति के सभी सदस्यों की किसी निश्चित आवाज से पूर्ण रूप से समाप्ति को विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं जाति के सदस्य किसी जोखिम की वजह से भविष्य में लुप्त होने के कगार पर हो तो इससे नष्ट होने योग्य श्रेणी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। UN संकटग्रस्त, अभी हमने पढ़ा था ये शब्द, इसीलिए मैं कह रही थी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए शब्द के बेस पे प्रश्न पूछा गया है। IUCN पता है, सब कुछ पता है, लेकिन 9 श्रेणियों का अगर डिटेलिंग आपको नहीं पता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि बहुत डेप्थ में जाना, पर जितना बताया उतना ही जरूरी है। तो संकटग्रस्त श्रेणियों में एक्चुअल का उसमें कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो जाति के सदस्य जो मतलब कि प्रजातियां हैं, उनके सदस्य किसी जोखिम की वजह से भविष्य में लुप्त होने के कगार पर हो तो इसे नष्ट होने योग्य श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। पूरी तरह से करेक्ट है। जाति प्रजाति जो समाप्त होने जैसी प्रतीत हो तो उसे कम जोखिम की श्रेणी की संज्ञा दी जाती है, पूरी तरह से ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पर कौन से कथन सही है, सही तरह से जो है व्याख्यायित कर रहे हैं संकटग्रस्त श्रेणियों को, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स 3rd and 4th ठीक है। पहला दूसरा गलत है, क्योंकि पूरी तरह से समाप्ति जो बात करता है वो विलुप्ति में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए फिर से लेकर चलते हैं, यहाँ पर देखिए विलुप्ति में दिखाता है ना कि पूरी तरह से समाप्त हो गए, जिनका अब अस्तित्व ही नहीं दिखने को मिलता है, तो वो विलुप्ति में आते हैं। संकटग्रस्त मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर जो है स्पष्ट करनी होंगी। कोई भी चीज नहीं आती है तो आप पूछ लीजिए, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं अगर आपको, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। इससे पहले देखिए स्टार्टिंग हमारी कुछ यहाँ से यूँ रही थी, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, और एक्चुअल में स्थापना तो हुई थी 1948 में, पर जो रेड डाटा बुक है ये 1963 से जारी करता है, तो और हर चौथे वर्ष में ये जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। मुख्यालय हमने देखा इसका कहाँ पर है। इसके बाद ये पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का है, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है ये। IUCN द्वारा ये रेड डाटा बुक्स में क्या क्या है, किसको किसके बारे में निकालता है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं, ठीक है। 9 श्रेणियां ध्यान रखिएगा इनकी। और इसके बाद जलवायु परिवर्तन हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी हो गया, आपका आजीविका हो गया, ग्रीन इकोनॉमी हो गया, इन 4 क्षेत्रों पे भी ये काम करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही करते हैं, और
इसके साथ साथ एक चीज़ और बोलूँगी, फिलहाल आप बहुत व्यस्त होंगे और जो बच्चे अभी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अभी समय निकाला होगा, क्योंकि होली का समय है और फुल तैयारियां चल रही होंगी सबके घरों में, अपने अपने घरों में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे, आप मिलकर जो है उनकी मदद कर रहे होंगे उनके काम में। तो मदद करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई प्रश्न है, तो बेशक आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ साथ कोई और टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई भी प्रश्न है आपका। फिलहाल के लिए इन एडवांस हैप्पी होली, और जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खूब अच्छे से होली मनाएं। धन्यवाद।